नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया है। यह नोटिफिकेशन कौन सा है? तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन वही नोटिफिकेशन है जिसने 2 साल पहले लगभग 5 से 10 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। क्या आप भी सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी शासकीय विद्यालय में सेवाएं देना चाहते हैं? क्या आप भी शासकीय विद्यालय में एक शिक्षक बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह अवसर हम सभी के लिए आया है। चलिए समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। भारत में प्राथमिक परीक्षा की जो पात्रता परीक्षाएं हैं या शिक्षक एग्जाम्स की जो पात्रता परीक्षाएं हैं वो लेने वाली सीटेट, पहले स्टार्टिंग में सीटेट लिया करती थी, उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट्स में पात्रता परीक्षाएं होती थी। अब जो है मध्य प्रदेश में भी पात्रता परीक्षा होने लग गई है। तो यह पात्रता परीक्षा है मध्य प्रदेश में वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक के बारे में। तो चलिए समझते हैं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम कंप्लीट चीजें पढ़ेंगे कि नोटिफिकेशन की डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, आपकी एग्जाम कब होने वाली है, परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और यह एग्जाम फॉर्म कब तक भराएंगे, क्या क्या नोटिफिकेशंस रहेंगे, किन लोगों के लिए पात्रता होगी, सारी चीजें दोस्तों हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो अगर आप भी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में अपना फॉर्म डालना चाहते हैं तो यह इंपॉर्टेंट है, सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई है। चलिए देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 एमपी टेट वर्ग 3 के नाम से भी इसे जाना जाता है। नोटिस आउट हुआ है जिसकी आवेदन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। परीक्षा तिथि 10 नवंबर को है ना। और इसके लिए जो योग्यता है वो बीएड, डीएलएड, डीएड। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि बीएड जरूरी है कि डीएड जरूरी है कि डीएलएड है। किन्हीं लोगों ने अगर एनआईओएस से किया है तो उनके लिए क्या चीजें हो सकती है। किसी व्यक्ति ने बीएड किया है, कब की डेट में बीएड किया है तो पात्र रहेगा। सारी चीजों के कंप्लीट आंसर्स आपको मिलेंगे। आपके मन में कोई डाउट्स आ रहा है, प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए समझते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? तो भैया मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। किसके माध्यम से? एमपी पीईबी के माध्यम से ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। कौन सी तारीख को एग्जाम होने वाली है? तो जैसे कि आपको बताया गया है कि यह जो एग्जाम होने वाली है यह 10 नवंबर 2024 को हमारी एग्जाम होने वाली है। मतलब समय बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों। अगर आप इस एग्जाम, हर बार क्या होता है कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीने 3 महीने का पर्याप्त समय होता है, लेकिन अब की बार हमारे पास समय नहीं बचा है। तो चलिए समझते हैं इस एग्जाम का पर्पस क्या है, क्यों यह एग्जाम होती है। तो यह एग्जाम होती है एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्राइमरी टीचर्स। आप अगर प्राइमरी टीचर्स बनने की एग्जाम देना चाहते हैं तो उस एग्जाम को या प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपकी पात्रता को परखा जाता है कि क्या आप में यह योग्यता है कि आप एक शिक्षक का दायित्व संभाल सकते हैं। तो इसके हेतु इस एग्जाम को कराया जाता है। चलिए समझते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर ले, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे साथी लोग गलत फहमियों में रहते हैं कि फॉर्म डाल देंगे और एग्जाम का डेट निकल जाता है, फॉर्म का डेट निकल जाता है, फिर बाद में पछताते हैं। यह अवसर है, ये डेट को नोट कर लीजिएगा। आप अगर एंड्रॉइड या मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो अपने नोट्स में उसको शामिल कर लीजिएगा। इसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट पर लगा लीजिएगा ताकि आप डेट ना भूलें। ध्यान रखना है, हमारे जो फॉर्म्स की फिलअप की स्टार्टिंग डेट है, कब से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो जो एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं अक्टूबर 1 अक्टूबर से जो है ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद लास्ट डेट कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो आप अक्टूबर 15 तक आपको फॉर्म फिल करना है। 15 तारीख के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये कीजिए, देखा गया है कि जो लास्ट का समय होता है, कई बार हम यह सोचते हैं कि अभी तो 10 दिन बचे हुए हैं, अभी तो 5 दिन बचे हुए हैं, और आखिर में ऐसा होता है कि लास्ट के जो 1 या 2 दिन होते हैं उन समय में फॉर्म फिल नहीं हो पाता है क्योंकि सर्वर की काफी समस्या देखने को मिलती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि हम फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं और तब पाया जाता है कि आपका स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट जो वहां रिक्वायर्ड है वह प्रॉपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको करेक्शन करने के लिए समय नहीं मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर देंगे। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिल होने लग जाएगा, स्टार्ट होने लग जाएगा। तो आपको 1 अक्टूबर से जो है फॉर्म फिल कर देना है, 1 2 3 तक फिल कर देंगे।
लास्ट डेट जैसे कि है तो 15 ऑफ द अक्टूबर है, तब तक आप फॉर्म फिल कर देंगे। करेक्शन विंडो स्टार्ट डेट अक्टूबर 1 टू 2024। अब करेक्शन विंडो क्या है? करेक्शन विंडो का मतलब होता है कि दोस्तों हमने फॉर्म तो फिल कर दिया, अब फॉर्म फिल करने के बाद हमें लगता है कि हमारे फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है, हमें लगता है कि हमारे फॉर्म में कोई गलती हो गई है, हम उसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह विंडो जो है वो 20 अक्टूबर तक खुली रहेगी। मतलब 20 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हुई है, अगर कोई गलती हुई है, तो उसे आप ठीक करा सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें एग्जाम डेट की, कौन सी तारीख को एग्जाम होने वाली है, तो तारीख याद कर लेंगे, तारीख को ध्यान रखेंगे। 10 नवंबर 2024 जिस दिन संडे आ रहा है उस दिन आपकी एग्जाम होने वाली है। तो आपके पास समय कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज का जो हमारा डेट है वो 28 हो गया, 29 अगर माना जाए तो केवल 40 दिन का समय है, और 40 दिन के समय में हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। ये केवल 5 सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, 5 सब्जेक्ट के साथ साथ उन सब्जेक्ट की सीडीपी भी साथ में है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी साथ में पढ़नी है। तो आपके पास समय कम है, आज से ही हमें जो है तैयार हो जाना है, रण में कूद जाना है, ताकि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का फायदा क्या है कि अब की बार जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। मतलब एक बार आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद कोई सी भी अगर प्राइमरी लेवल की मध्य प्रदेश में एग्जाम आती है तो आप उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे या उस एग्जाम में आप अपीयर हो पाएंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स है। आगे अगर हम बात करें तो फीस की बात होती है कि कितनी एग्जाम फी इसमें रखी गई है, कितनी फीस हमें पे करना है। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टीचर्स है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं कहा जाएगा, आप सभी भावी शिक्षक है, आप सभी भावी शिक्षकों को हमारा नमन है, प्रणाम है, वंदन है। आप जनरल कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनके लिए जो है 500 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है, 500 रुपीज का शुल्क है। दूसरा जो है रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे कि SC, ST, OBC, PH, MP रेसिडेंट्स जो है इनके लिए जो है 250 रुपीज का है। अब ये MP रेसिडेंट्स क्यों लिखा गया है दोस्तों? MP रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है कि जब हम कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं, अब चूंकि ये परीक्षा मध्य प्रदेश में होने वाली है, मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो अगर SC, ST, OBC या PH मतलब फिजिकली हैंडिकैप्ड है तो उनके लिए 250 रुपए शुल्क रहेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो दोस्तों आपके लिए जनरल कैटेगरी ही मानी जाती है और आपके लिए 500 रुपीज का शुल्क निर्धारित किया गया है। आगे अगर हम बात करें पोर्टल फीस तो 50 से 60 रुपए पोर्टल फीस निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर 250 प्लस 50 रुपए हमें जहां पर भी हम एग्जाम फिल करने जाते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल करने जाते हैं, तो वहां पर ही हमें अतिरिक्त शुल्क देना होता है। एडिशनल फीस फॉर सिटीजन्स यूजर्स, अब ये अलग अलग जो है कि वहाँ जिस एग्जाम साइबर कैफे पर जाते हैं तो वहां पर उनके लिए जो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सर आपने सारी चीजें बता दी पर हमको यह तो बताया नहीं कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सर हमारा अभी तो डीएड रनिंग है, सर हमारा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, सर हमारे पास बीएड तो है लेकिन महर्षि से है, तो क्या हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं? सर हमारे पास बीएड तो है लेकिन डीएवीवी से है, तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं? सर हमारे पास डिग्री तो है लेकिन डिस्टेंस से हमने ये कोर्स किया हुआ है, तो क्या हम एलिजिबल है या नहीं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को मिलने वाले हैं दोस्तों। देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 50% इन हायर सेकेंडरी प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इक्विवेलेंट। क्या चीजें रिक्वायर्ड है? तो आपके पास जो हायर सेकेंडरी मतलब 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना, यह इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर प्रश्न आपका यह हो सकता है कि अगर हमारे 50% नहीं बने हैं, अगर हमारे 47% बने हैं, अगर हमारे 48% बने हुए हैं, तो क्या हम इस एग्जाम में फॉर्म फिल कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे? तो दोस्तों यहां पर एक और इसमें यह दिया गया है क्या कि आप 45% इन हायर सेकेंडरी प्लस 2 ईयर डिप्लोमा एज पर एनसीटीई रेगुलेशंस। अब ये एनसीटीई रेगुलेशंस के माध्यम से क्या है, तो एनसीटी जो होती है जो नेशनल करिकुलम जो टीचर्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम चलता है उसके लिए जो है वो टीम है, और उसके मुताबिक जो है आपके पास क्या होना चाहिए, ये डीएलएड जो होता है
या फिर डीएड होता है, ठीक है, तो यह एग्जाम्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो काम करेंगे। मतलब कर पास डीएलएड है या फिर डीएड है तो आप इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने की योग्यता रखते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार हम यह सोचने लग जाते हैं कि सर हमारे पास तो जो है कि 50% से कम है तो हम एग्जाम फॉर्म फिल करें या नहीं करें। कई बार हमारा प्रश्न ये होता है कि सर अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आया था कि एनआईओएस की मान्यता खत्म हो गई है, तो हमारे पास अगर एनआईओएस का सर्टिफिकेट है तो हम फॉर्म फिल करें या नहीं करें। दोस्तों ध्यान रखना कि जितनी भी ये पॉलिसीज बनती है, जितनी भी नीतियां बनती है, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, ये सारे नोटिफिकेशन, ये सारी नीतियां समय के अनुसार चेंजेस होती रहती है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि आज जो नोटिफिकेशन आया है, आज की जो गाइडलाइंस है, इसके आधार पर अगर हम ये सोच ले कि हम फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो कई बार यह स्थिति भी बनती है कि कुछ दिनों बाद जब एग्जाम देने का समय आता है तब तक गाइडलाइन से चेंज हो जाती है। तो आपको फॉर्म तो फिल करना ही है, ये सभी को ध्यान रखना है। तो 2 ईयर डिप्लोमा पर एनसीटी रेगुलेशंस, 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब यह होने लग गया है कि अगर आपके पास, जैसे पहले क्या होता था कि हम बैचलर डिग्री करते थे और उसके बाद अलग से कोर्स करते थे एजुकेशन के लिए, या तो बीएड करते थे, डीएड करते थे, डीएलएड करते थे। लेकिन दोस्तों अब जो है गवर्नमेंट ने यह सोचा कि कोई भी स्टूडेंट बन रहा है, अगर शिक्षक बनने के लिए जा रहा है तो अगर पहले से उसका माइंडसेट तैयार है कि मुझे शिक्षक ही बनना है तो वहां पर हम बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उसे जानकारी दे पाएंगे, एक अच्छा शिक्षक बना पाएंगे। इसलिए अब जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बनने लगे हैं। तो ये बीएलएड जो है ये आपका होना अनिवार्य है, मतलब यह होगा तो भी आप शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। दूसरा, और ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 ईयर डिप्लोमा है। डिप्लोमा मतलब 2 ईयर डिप्लोमा जो आपका डीएलएड हो गया, डीएड हो गया, तो ये डिप्लोमास भी मान्य होंगे। दोस्तों तो यह हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो सरल शब्दों में आप सभी को ध्यान रखना है कि आपके पास अगर 45% से अबो है, कब 12th क्लास में अगर 45% से अबो है तो आप इस परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मेरा अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर ही है, फर्स्ट सेम चल रहा है, तो मैं एग्जाम फॉर्म फिल करूं या नहीं करूं। तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार एग्जाम कंडक्ट होते होते या रिजल्ट्स आते आते काफी समय हो जाता है और हमको एक्सपीरियंस भी नहीं मिल पाता है। तो आपको सभी को फॉर्म तो फिल करना ही है। गाइडलाइन से चेंज हो जाती है तो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए क्या करना है, सभी को फॉर्म फिल करना ही है। 45% से अधिक जिनके भी मार्क्स हैं 12th में वे सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड, डीएड, डीएलएड अगर आपका रनिंग है तो आप सभी को फॉर्म फिल करना चाहिए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, क्या रिटर्न रहेगी, कि जो एग्जाम जो रहेगी या प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आएंगे, तो ये सारी एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो यह एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 150, 150 प्रश्नों का यह एक पेपर होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं और 150 मार्क्स का आपका ये होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपका पर सब्जेक्ट जो रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। इन 30 मार्क्स में भी अगर हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स में 25 नंबर की मेन सब्जेक्ट आता है, 5 नंबर की साइकोलॉजी आती है, कई कुछ सब्जेक्ट में 20 नंबर का मेन सब्जेक्ट आता है, 10 नंबर की साइकोलॉजी आती है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी और उसका चेंजेस होते रहते हैं। यह कब होगा पेपर? तो पेपर होगा आपका जो है 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। जैसे एग्जाम की डेट तो हमने बताई दी है, एग्जाम डेट क्या है ध्यान रखेंगे, तो 10 नवंबर आपकी एग्जाम डेट है। समय क्या है, तो मॉर्निंग शिफ्ट है 9 बजे से लगा करके 11:30 बजे तक का रहेगा। आफ्टरनून शिफ्ट जो रहेगी वो 2:30 बजे से लगा करके 5:30 बजे तक की रहेगी। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम आपको 7 बजे पहुंचना रहेगा मॉर्निंग में, है ना। और जिनका पेपर
जो है 2:30 बजे है उन्हें 12:30 बजे तक पहुंचना रहता है। ठीक है, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। ये सारे नोटिफिकेशंस है, इनको ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 9 बजे मेरा पेपर है, अब मैं वहां पर 9 में 10 की देर होगी पहुंचता हूं, मुझे एग्जाम सेंटर के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में रिपोर्टिंग टाइम स्पष्ट दिया हुआ रहता है कि आपको जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले आपको वहां पर एग्जाम सेंटर में पहुंचना होता है। तो ये एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में पॉइंट। मार्क्स की बात करें तो आपके 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चंस तो 150 क्वेश्चंस भी रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए कितना मार्क निर्धारित किया गया है, तो 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। आपका प्रश्न हो सकता है कि सर कौन कौन से विषय इसमें शामिल किए जाएंगे, तो पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला क्वेश्चन ये मतलब जो है बाल विकास मनोविज्ञान जो है उसके बारे में पूरा रहेगा। दूसरा है लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हिंदी के लिए जो है 30 नंबर की हिंदी आएगी, 30 नंबर की अंग्रेजी आएगी। मैथमेटिक प्राइमरी लेवल की उसमें पूछी जाती है और उसका हार्ड जो लेवल है वो अप टू 8th क्लास उसमें रखा जाता है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में 10th लेवल तक भी पूछा जा सकता है, लेकिन वही टॉपिक्स आते हैं जो हमारे 5th क्लास तक के सिलेबस में है। हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में कि इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ठीक रहेगी, कौन कौन से कोर्स, कौन कौन सी पीडीएफ्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। पहला लैंग्वेज तो 30 नंबर की जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी आएगी, पेडागोजी आएगी। दूसरा जो है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, यह भी 30 नंबर का रहेगा। इंग्लिश भी 30 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक जो रहेगा यह भी 30 नंबर का रहेगा और एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वह भी 30 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आपका 150 अंक का जो है 150 मार्क्स का जो है आपका पेपर रहेगा। आगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से रहेंगे जब हम फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपका एक तो फोटोग्राफ होना, स्कैनिंग किया हुआ, मतलब वहां पर अगर आपकी स्कैनिंग किया हुआ फोटोग्राफ नहीं है तो आप फोटोग्राफ साइबर कैफे वाले को देंगे तो वो स्कैन कर लेंगे। ठीक है, आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर एक सिग्नेचर होना जिसको वहां पर स्कैन किया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जब वहां पर जिन सर्टिफिकेट्स की रिक्वायर्ड रहेगी, कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए वो भी हम लिखेंगे, इसमें मेंशन किया जाएगा। एक तो आपको ध्यान रखना है आपका 10th का एग्जाम, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और आपके पास अगर जो कोई डिप्लोमा है जिसको हम बोल देते हैं डीएलएड वाला, डीएड वाला या बीएड, ये तीनों के साथ आप जो है दे सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सर हमारा तो 11 अगस्त या 11 सितंबर 2023 के बाद का रिजल्ट है या पहले का है, तो दोस्तों इसमें आपको कई बार क्या होती है पॉलिसीज चेंज होती रहती है, तो आपको तो अभी तो जो है ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म फिल कर देना है, कम से कम हमें एक्सपीरियंस तो होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी हम रिक्वायर्ड है वो सारे सर्टिफिकेट्स आप साथ में लेकर के चलेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपका चलेगा। कॉमनली जो है हम एग्जाम सेंटर्स पे देखते हैं आधार कार्ड सारे स्टूडेंट्स लेकर के आते हैं, तो आधार कार्ड में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। ध्यान रखिएगा कि आपको आईडी प्रूफ वही लगाना है जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में जो नाम लिखा गया है या जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है उसी का आपको आईडी कार्ड लगाना है। आपको इंश्योर करना है कि अगर आपके आधार कार्ड में या किसी मार्कशीट में या कोई डेट करेक्शन है तो डेट करेक्शन आप जल्दी करा लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। इंश्योर डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर एंड प्रॉपरली अपलोडेड, जब आप अपलोड कर रहे हो तो वहां पर देख लेंगे, जब जिस भी साइबर कैफे पर जाएंगे देखेंगे कि प्रॉपर अपलोड हुआ है या नहीं, या प्रॉपर विजिबल है या नहीं। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं, वहां पर प्रॉपर विजिबल नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि जब हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। तो सारी चीजें ध्यान रखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो और प्रॉपरली अपलोडेड हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि भाई आपका जो आधार कार्ड अगर आप लगा रहे हैं तो ये यूडीआई वेरीफाइड हो। ये यूडीआई वेरीफाइड कैसे होगा? यूडीआई वेरीफाइड मतलब आप देखते हैं कि जब आप आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकालते हैं तो एक तो होता है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, दूसरा है टिक, करेक्ट टिक होता है, तो करेक्ट टिक वाला अगर रहता है तो ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा, कैरी ओरिजिनल आईडी प्रूफ टू एग्जाम सेंटर, जब आप परीक्षा हॉल में परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के जाना है।
ओरिजिनल आईडी कार्ड जरूर लेकर के जाइएगा, नहीं तो एग्जाम सेंटर आपको मिलता है 200 किलोमीटर दूर, और अगर आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर के नहीं ले गए हैं तो आपको भगा दिया जाता है। तो अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो, जो फॉर्म फिल किया है उसमें डेट मेंशन की गई हो, सेम मैच होती हो, आपका नाम आपकी सरनेम प्रॉपर मैच होती हो, तो वही आईडी कार्ड आप लेकर जाएंगे। आप जैसे जानते हैं कि फोन से कैलकुलेटर्स जो है एग्जाम हॉल में प्रोहिबिटेड होते हैं, अनुमति नहीं मिलती है। लेट एंट्रीज आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम आर नॉट अलाउड, कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है इस एग्जाम से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाए। रिजर्वेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किन के लिए रिजर्वेशन है एग्जाम, तो वहां पर देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे मान लो कि हमारा 150 मार्क का जो 150 मार्क्स 150 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है, तो इसमें हम कितने नंबर ले आए तो हम पास माने जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 60% का मतलब यह होता है कि आपको 90 मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं। कितने रिक्वायर्ड रहते हैं? 90 मार्क्स। दूसरा ST SC OBC के लिए आपका 50% रिक्वायर्ड रहता है, मतलब जो है कि आपको 75% जो है 50% मतलब 75 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप OBC की कैटेगरी से क्वालिफाइड माने जाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेट डोमिसाइल रिक्वायर्ड क्या है, तो अगर MP स्टेट से आप हैं तो ओनली MP रेसिडेंट विद वैलिड सर्टिफिकेट्स आर एलिजिबल रिजर्वेशन। ये जो रिजर्वेशन है SC ST OBC के 50% से आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, ये केवल MP वालों के लिए है। MP वाले कौन? जिनके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं लेकिन आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आपको 60% ही लाना पड़ेगा। तो ये रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हुई। आपको अगर MPPEB में फॉर्म डालने के लिए जा रहे हैं, कुछ त्रुटि हो गई तो किससे संपर्क करें, तो ये एग्जाम हमारे जो कंडक्ट कराने वाली है एग्जाम MPPEB करा रही है, तो MPPEB का जो भोपाल में हेड ऑफिस का ये जो पता दिया हुआ है ये है। फोन नंबर, इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है PEB फॉर्म से संबंधित और कोई क्वेरीज अगर है तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट जो दी गई है जहां से आपको फॉर्म फिल करना है www.esb.mpgovernment.in है। ईमेल अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो यहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको दे दी गई है। दोस्तों आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी यह है कि मध्य प्रदेश की इस प्राइमरी एग्जाम के लिए जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स मानते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स तो हम क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में हमें काफी प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर आप मध्य प्रदेश के रेसिडेंट हैं दोस्तों, तो इस एग्जाम में वे सारे स्टूडेंट जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट में हेल्प हम करेंगे। आपकी क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, इंग्लिश सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा। समय रहता है तो आपको जो है साइकोलॉजी EVS सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अपना परिचय दूं तो मैं क्यों पढ़ा पाऊंगा दोस्तों, मैं इसलिए पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैंने CTET जो एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दोनों टेस्ट को क्वालिफाई किया हुआ है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस चीज का है कि किस तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 के भी दोनों पेपर्स जो क्वालिफाइड है, तीनों पेपर वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों क्वालिफाइड है, तो इसका हमें अनुभव थोड़े से हम रखते हैं। दूसरा राजस्थान रीट बोर्ड क्वालिफाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी एग्जाम्स प्राइमरी टीचर्स की अलग अलग स्टेट्स में होती रही है, सारी एग्जाम्स हमने दी है और उसका काफी हद तक अनुभव है, तो हम वो अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की या किसी भी सब्जेक्ट्स की, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके लिए जो है हम एक कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर कर पाए, आपके लिए कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध कराए जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी ठीक ठाक लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, ताकि उनको एक पूर्ण जानकारी मिल सके। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।